वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग आज से जो है क्लास 11 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसे अपन हिंदी में कार्बनिक रसायन कहते हैं। कार्बनिक रसायन क्या है, कार्बनिक रसायन का अध्ययन करना क्यों ज़रूरी है, तो आज शुरुआत ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसे हम बोलते हैं कार्बनिक रसायन। क्वेश्चन उठता है ये कार्बनिक रसायन क्या है, तो रसायन शास्त्र की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन करते हैं उसे कार्बनिक रसायन कहते हैं। रसायन शास्त्र की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन करते हैं, रसायन शास्त्र की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं, कार्बनिक रसायन कहते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन उठता है कि कार्बनिक यौगिक क्या है, तो याद रखिएगा एक ऐसा यौगिक, एक ऐसा कंपाउंड जिसका मुख्य अवयव तत्व कार्बन होता है, जिसका मेन कंपोनेंट कार्बन होता है, उसे कार्बनिक यौगिक कहते हैं। ठीक है, एक ऐसा यौगिक जिसका मुख्य अवयव तत्व कार्बन होता है उसे हम कार्बनिक यौगिक कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा कि इस कार्बनिक यौगिक में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन ये तत्व आते हैं कार्बनिक यौगिक के अंतर्गत। अब ये कार्बनिक यौगिक के लिए ही कार्बनिक रसायन क्यों बनाया गया, तो याद रखिएगा कि आज लाखों कार्बनिक यौगिक ज्ञात हैं और प्रतिवर्ष लाखों कार्बनिक यौगिकों का खोज हो रहा है, जिसके कारण कार्बनिक यौगिक को रसायन शास्त्र की एक शाखा में रखकर अध्ययन कर पाना संभव नहीं है। इसीलिए कार्बनिक यौगिकों के अध्ययन के लिए रसायन शास्त्र में एक अलग से शाखा बनाई गई जिसे हम कार्बनिक रसायन या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। याद रखिएगा कार्बनिक यौगिक हमारे जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंपाउंड है, एक महत्वपूर्ण यौगिक है। आप बोलेंगे कैसे, तो इस पर कई वैज्ञानिकों ने अपनी विवेचना दी, कई वैज्ञानिकों ने अपनी बात रखी। उसमें सबसे पहली बात यदि कार्बनिक यौगिकों के प्रति यदि किसी की आती है तो हम सबसे पहली चर्चा करते हैं किसकी, लेवाजिए की। लेवाजिए की चर्चा सबसे पहले हम करते हैं कार्बनिक यौगिकों में। लेवाजिए ने कहा कि कार्बनिक यौगिक को हम जंतु जगत मतलब वनस्पति जगत द्वारा हम कार्बनिक यौगिक को प्राप्त करते हैं। कार्बनिक यौगिक को हम वनस्पति जगत द्वारा प्राप्त करते हैं, मतलब पेड़ पौधों में कार्बनिक यौगिक होता है, जंतुओं में कार्बनिक होता है, कार्बनिक यौगिक पाया जाता है। ये बात लेवाजिए ने कहा। बोला कि वनस्पति जगत में कैसे, तो याद रखिएगा कि पेड़ पौधों में मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा कि पेड़ पौधों में सेलुलोज पाया जाता है। सेलुलोज ठीक है, जो कि हार्डेस्ट पार्ट होता है किसी भी पेड़ पौधों का, क्योंकि उसमें 0% वाटर होता है। किसी भी बायो में यदि हार्डेस्ट पार्ट है तो समझ जाइए कि उसमें वाटर 0% है, मतलब उसमें पानी की मात्रा नहीं है, इसीलिए वो कठोर है। तो वनस्पति जगत में सेलुलोज है और सेलुलोज भी एक कार्बनिक यौगिक है। जंतु जगत, आपको पता है कि जंतु के शरीर में रक्त का प्रवाह होता है, जंतु के शरीर में रक्त होता है और उस रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, वो हीमोग्लोबिन भी एक कार्बनिक यौगिक है। मतलब ये कहना बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं है, मैं बिल्कुल बढ़ा चढ़ाकर नहीं बता रहा हूं कि कार्बनिक यौगिक के बगैर हमारा जीवन संभव नहीं है। कार्बनिक यौगिकों के बगैर हमारा जीवन संभव नहीं है। ठीक है, आज मेडिसिन मतलब दवाइयाँ, ठीक ना, आज प्लास्टिक, कपड़े, टेबल, चेयर, थर्मोकोल, जितनी भी चीज़ें हैं सब चीज़ों में कार्बनिक यौगिक मौजूद है। ठीक है, याद रखिएगा। तो लेवाजिए ने कहा कि वनस्पति जगत और जंतु जगत में कार्बनिक यौगिक प्राप्त किया जाता है।
लेवाजिए के बाद ये दुनिया कड़ी प्रतिस्पर्धा से भरी हुई है, लोग एक दूसरे से आगे जाना चाहते हैं, है ना। लेवाजिए ने जब ये बात कहा तो क्रिटिसाइज हुआ। दिस वर्ड इज फुल ऑफ पीपल हु आर कम्पिटिंग हार्ड विथ ईच अदर, दे आर गोइंग अब्रॉड बाय हुक और बाय क्रुक, ठीक है ना। तो आपको पता ही है लेवाजिए की इस बात को क्रिटिसाइज करने के लिए वर्जिलियस आए। कौन आए? वर्जिलियस। और वर्जिलियस ने इनकी बातों को आगे बढ़ाया। इन्होंने कहा कि ठीक है, पेड़ थी ना कि कार्बनिक यौगिक को वनस्पति जगत से प्राप्त किया जा सकता है, जंतु जगत से प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन इन्होंने एक बात जोड़ दी, इसे प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता। इन्होंने एक बात क्या जोड़ दी कि इसे लैब में नहीं बना सकता, लेबोरेटरी में हम इसको बना नहीं सकते, प्रयोगशाला में इसको नहीं बनाया जा सकता। और इतना कह कर के ही इन्होंने ही ऐतिहासिक महत्व प्राप्त कर लिया और इतिहास में इनका नाम हो गया, ठीक है ना। बोले कि इसे प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। वर्जिलियस के बाद जो आए वो इनके शिष्य थे जिनका नाम था एफ होलर। क्या नाम था उनका? एफ होलर, ठीक है। एफ होलर ने वर्जिलियस की बातों को निर्मूल निराधार कर दिया, ठीक है ना। कैसे निर्मूल निराधार कर दिया? लेवाजिए ने कहा कि कार्बनिक यौगिकों को वनस्पति जगत और जंतु जगत से प्राप्त किया जाता है। वर्जिलियस ने कहा कि हाँ, कार्बनिक यौगिक को वनस्पति और जंतु जगत से प्राप्त तो किया जा सकता है, लेकिन इसे प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता। लेकिन एफ होलर ने इनकी बातों को निर्मूल निराधार कर दिया, मतलब इन्होंने प्रयोगशाला में कार्बनिक यौगिक का निर्माण कर दिया। इन्होंने प्रयोगशाला में कार्बनिक यौगिक का निर्माण कर दिया। किसने प्रयोगशाला में कार्बनिक यौगिक का निर्माण कर दिया? एफ होलर ने प्रयोगशाला में कार्बनिक यौगिक का निर्माण कर दिया। और इन्होंने केवल कार्बनिक यौगिक का निर्माण नहीं किया, मुझे जो इनकी सबसे रोचक बात लगी वो ये लगी कि इन्होंने 2 अकार्बनिक पदार्थों को लेकर के कार्बनिक यौगिक का निर्माण किया। ये सबसे बड़ा चैलेंजेबल बात था। इन्होंने 2 अकार्बनिक यौगिक को लेकर के कार्बनिक यौगिक का निर्माण किया, ठीक है ना। और याद रखिएगा, जो सबसे पहले कार्बनिक यौगिक का निर्माण हुआ उस कार्बनिक यौगिक का नाम यूरिया है, NH2CONH2, ठीक ना। जो सर्वप्रथम जिस कार्बनिक यौगिक का बनाया गया उसका सूत्र है NH2CONH2, जिसे हम यूरिया बोलते हैं। याद रखिएगा, गुरु गुड़ हो गया और चेला चीनी हो गया। वर्जिलियस के वास्तव में एफ होलर शिष्य थे और इन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा, वर्जिलियस ने लेवाजिए की बात को तो सपोर्ट किया कि हाँ, कार्बनिक यौगिक को वनस्पति जगत और जंतु जगत से प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन इन्होंने एक बात और एक्स्ट्रा जोड़ दी कि इसे प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता। तो इनकी बातों को गलत साबित करते हुए एफ होलर ने बताया कि नहीं, कार्बनिक यौगिक को प्रयोगशाला में बनाया जा सकता है। और इन्होंने चाहते तो वनस्पति जगत मतलब जंतु जगत, जंतु का खून लेकर के, मतलब जिसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, कार्बनिक यौगिक ऑलरेडी उसमें प्रेजेंट है, उस कार्बनिक यौगिक से ये कार्बनिक यौगिक बना सकते थे, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। इन्होंने 2 अकार्बनिक यौगिक लिया, 2 अकार्बनिक यौगिक लिया जिसका मुख्य तत्व कार्बन नहीं था, और उन 2 अकार्बनिक यौगिक को लेकर के इन्होंने कार्बनिक यौगिक का निर्माण किया। ये सबसे रोचक तथ्य बात थी, ठीक है ना। और जो सबसे पहले कार्बनिक यौगिक बना वो क्या बना? यूरिया बना। तो याद रखिएगा, कार्बनिक यौगिक का एक इतिहास है और एक बहुत बड़ा इतिहास है। मैंने कहा ना कि आज लाखों करोड़ों कार्बनिक यौगिक ज्ञात हैं और प्रति वर्ष करोड़ों कार्बनिक यौगिक ज्ञात हो रहे हैं, लाखों कार्बनिक यौगिक ज्ञात हो रहे हैं, जिसके कारण कार्बनिक यौगिक का, ठीक है ना, किसी एक शाखा में, रसायन शास्त्र की किसी एक शाखा में रखकर अध्ययन कर पाना संभव नहीं है, ठीक है ना। इसीलिए कार्बनिक यौगिक के लिए रसायन शास्त्र में एक अलग से शाखा बनाई गई और उस शाखा को ही, है ना, जिस शाखा के अंतर्गत हम कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन करते हैं उसे कार्बनिक रसायन के। अब देखिए, कार्बनिक यौगिक जो है, कार्बन ही इतने सारे यौगिकों का निर्माण क्यों करता है? उसके 2 कारण हैं। पहला, श्रृंखलन, कार्बन में श्रृंखलन का गुण पाया जाता है, ठीक ना। और दूसरा जो है, ठीक ना, जो दूसरा है श्रृंखलन के अलावा, ठीक ना, कार्बन में और क्या पाया जाता है? तो याद रखिएगा, चतुसंयोजकता। ये 2 कारण हैं कि इतने ज़्यादा कार्बनिक यौगिक का निर्माण हो रहा है। जैसे कंटेनेशन, और इसको बोलते हैं क्या? टेट्रावैलेंसी, ठीक ना। इस कारण से ही कार्बनिक यौगिक का निर्माण कर रहा है। आप बोलेंगे श्रृंखलन मतलब क्या होता है? श्रृंखला बनाने का कैरेक्टर। आज एक साथ 60-60 कार्बन को आपस में जोड़ा जा चुका है। आज मॉडर्न केमिस्ट्री में 60-60 कार्बन को एक साथ जोड़ा जा चुका है, ठीक है ना।
60 कार्बन को एक साथ जोड़ा जा चुका है, मतलब इसमें गजब का संकलन का गुण पाया जाता है। मतलब जोड़ने की जो क्षमता होती है, चैन बनाने की जो क्षमता होती है, वो कार्बन में बहुत ज़्यादा होती है। दूसरी बात, इसमें चतुसंयोजकता होती है, मतलब कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। वो 4 आप सिंगल सिंगल करके 4 लगा सकते हैं, या तो वो 4 आप डबल सिंगल करके 4 लगा सकते हैं, या तो वो 4 आप ट्रिपल सिंगल करके 4 लगा सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, कभी भी कार्बन के साथ चारों वैलेंसी नहीं हो सकती, है ना। चारों वैलेंसी एक साथ नहीं लगा सकते। और आप बोलेंगे डबल बॉन्ड, किसी भी तरह लगाइए, कार्बन के पास 4 बॉन्ड होने चाहिए, 1 2 3 और 1 4, 1 2 3 और 1 4, 1 2 3 और 1 4, 1 2 3 और 1 4। चारों के चारों को एक साथ मत रखिएगा। तो कोई यदि आपसे पूछता है कार्बन किस गुण के कारण इतनी मात्रा में कार्बनिक यौगिक का निर्माण करता है, तो उसके 2 गुण हैं, पहला श्रृंखलन और दूसरा गुण है क्या? चतुसंयोजकता। याद रखिएगा। अब इसी के कारण, ठीक ना, जो सिंगल बॉन्ड आप देख रहे हैं, जो आप डबल बॉन्ड, इसको बोलते हैं बॉन्ड। ये जो मैंने लाइनिंग खींची है, इसी को बोलते हैं बॉन्ड। बॉन्ड मतलब होता है बंध। ये हम लोग 4 चैप्टर में पढ़ चुके हैं। केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में हमने बंध के बारे में जानकारी ले ली है। तो याद रखिएगा कि हमने ले लिया कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, लेकिन यदि कार्बन में यदि सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो हम कहते हैं, सिंगल बॉन्ड यदि है तो एल्केन है, ALKANE एल्केन है वो। यदि कार्बन के साथ डबल बॉन्ड एक भी है तो समझ जाइए वो आपका एल्कीन है। एल्कीन में क्या होता है? ALK, जहाँ पे आपने ANE लिखा है वहाँ पे आप लिखेंगे ENE। और यदि कार्बन के साथ एक भी ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है तो आप कहेंगे कि ये क्या है? एल्काइन है। और एल्काइन का जो सूत्र ALK मीनिंग लिखते हैं, यहाँ पर ANE लिखा, यहाँ पे ENE लिखा, यहाँ पे YNE लिखते हैं। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। सिंगल बॉन्ड है तो एल्केन, डबल बॉन्ड है तो एल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड है तो एल्काइन। याद रखिएगा कि एल्केन जो होता है, इसका जो सूत्र होता है वो CnH2n+2 होता है। CnH2n+2 होता है। ये सारे के सारे हाइड्रोकार्बन हैं। हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। तो याद रखिएगा, n का 2 गुना 2n और उसमें 2 बढ़ा देंगे तो आपके एल्केन का निर्माण होगा। यदि आपने CnH2n बस लिखकर छोड़ दिया, +2 नहीं लिखा, तो आपका वो एल्कीन है। यदि CnH2n+2 लिख दिया तो एल्केन है, यदि CnH2n लिख दिया तो वो एल्कीन है, और यदि CnH2n-2 लिख दिया तो ये एल्काइन है। अब आपको सूत्र याद हो चुका होगा। CnH2n+2 ये किसका सूत्र है? एल्केन का। CnH2n ये किसका सूत्र है? एल्कीन का। और CnH2n-2 ये किसका सूत्र है? एल्काइन का। याद रखिएगा, +2 नीचे वाले में -2 और बीच वाले में ना तो +2 ना तो -2, सीधे CnH2n। अब आप बोलेंगे इस सूत्र का महत्व क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे n का मतलब मैं पहले बताना चाहता हूँ। n का मतलब संख्या से है, और किसकी संख्या से है? कार्बन, हाइड्रोजन, जो भी आप पढ़ रहे हैं, तो n का मतलब संख्या से है। यदि कार्बन यदि 1 होगा तो कार्बन 1 लिखो या उसको C लिखो, तो हम उसको बोलते हैं मेथ, हम उसको बोलते हैं मेथ। यदि कार्बन 2 होगा तो हम उसको केमिस्ट्री की गिनती में बोलते हैं एथ। जैसे हिंदी की गिनती में 1, इंग्लिश में 1 और संस्कृत में एकह या एकम बोलते हैं, नहीं समझ पा रहे हैं। और उसी तरह से C2 इसे हम केमिस्ट्री में एथ बोलते हैं, C3 हम इसे केमिस्ट्री में प्रोप बोलते हैं, यदि C4 है तो केमिस्ट्री में हम इसको ब्यूट बोलते हैं, यदि C5 है तो हम इसे पेंट बोलते हैं, यदि C6 है तो हम इसे हेक्स बोलते हैं, यदि C7 है तो हम इसे हेप्ट बोलते हैं, यदि C8 है तो हम इसे ऑक्ट बोलते हैं, यदि C9 है तो हम इसे नॉन बोलते हैं, यदि C10 है तो हम इसे डेक बोलते हैं, C यदि 11 है तो अनडेक बोलते हैं, C12 डोडेक बोलते हैं, फिर ट्राइडेक। हम तो 100 तक, लेकिन ज़रूरत है क्या? ज़रूरत नहीं है। आपको केवल इतना ही याद रखने की आवश्यकता है, 1 कार्बन है तो मेथ, 2 कार्बन है तो एथ, 3 कार्बन है तो प्रो, 4 कार्बन है तो ब्यूट, 5 कार्बन है तो पेंट, 6 कार्बन है तो हेक्स, 7 कार्बन है तो हेप्ट, 8 कार्बन है तो ऑक्ट, 9 कार्बन है तो नॉन और 10 कार्बन है तो डेक। अब याद रखिए कि हम आज शुरुआत करने जा रहे हैं एल्केन से। हम शुरुआत किससे करने जा रहे हैं? एल्केन से। एल्केन आप सभी को पता है ALK
ANE होता है इसमें। और आपको इसका सूत्र भी पता है, CnH2n+2 होता है। देखिए यहाँ पे n का मतलब 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। जैसे हमने यहाँ पे n का मान 1 रख दिया, जब हमने यहाँ पे n का मान 1 रख दिया तो यहाँ भी हमको n का मान 1 रखना पड़ेगा, सेम वैल्यू रखनी पड़ेगी। हमने n का मान यदि यहाँ पे 1 रख दिया तो यहाँ भी n का मान 1 रखना पड़ेगा। रख दीजिए तो 2 × 1 + 2 ये हमने रख दिया n की जगह। और याद रखिए जब एक चर संख्या और एक अचर संख्या, एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल एक साथ लिखा हो तो उसके बीच में भले गुणे का चिन्ह नहीं दिखता, लेकिन उसके बीच में गुणे का चिन्ह होता है। जैसे हमने लिख दिया 100z, तो 100z का मतलब है 100 × z। उसी तरह यहाँ पर लिखा है 2n, तो 2n का मतलब है 2 × n, तो 2 हमने लिख दिया और n की वैल्यू क्या रख दी है 1। अभी n की वैल्यू हमने यदि 1 रख दी तो क्या हो जाएगा C1 और 2 1 जा 2 + 2 क्या हो जाएगा C1 और 2 2 को जोड़ देंगे क्या हो जाएगा C4। मैंने कहा C1 लिखो चाहे C लिखो, 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो CH4। अब बोलिए यदि एक कार्बन है, यदि एक कार्बन है तो एक कार्बन को क्या बोलते हैं मेथ, एक कार्बन को क्या बोलते हैं मेथ। और आपने किसके सूत्र से निकाला है, एल्केन के सूत्र से निकाला है। एल्केन के लास्ट में क्या है ANE, तो हम यहाँ लिख देंगे ANE, तो इसका नाम क्या हो जाएगा मेथेन। आप बोलेंगे चलिए ठीक है, दूसरे सदस्य को बताइए। बिल्कुल लिखिए, यहाँ पे n की वैल्यू क्या रखेंगे 2 रखेंगे, तो यहाँ भी n की वैल्यू कितना रखना पड़ेगा 2 रखना पड़ेगा। 2 × 2 + 2 क्या हो जाएगा C2, 2 2 जा 4 + 2 क्या आएगा आपका C2H6, क्या आएगा C2H6। याद रखिए जब C2H6 आ गया, 2 कार्बन को अपन क्या लिखते हैं एथ लिखते हैं, 2 कार्बन को अपन लिखते हैं एथ। और चूंकि आपने एल्केन के सूत्र से निकाला तो लास्ट में क्या लिखेंगे ANE एथेन। इसी तरह आप यदि तीसरे सदस्य को निकालना चाहते हैं तो C3 लिख देंगे और n की जगह यहाँ भी क्या लिखना पड़ेगा 3 लिखना पड़ेगा +2 क्या हो जाएगा C3, 3 दूनी 6 + 2 C3 और 6 2 क्या हो जाएगा 8 C3H8 हो जाएगा। और बताइए C3H8 को क्या बोलते हैं अपन प्रोप बोलते हैं, ठीक है। C3 को अपन यहाँ पे लिख दिया हमने प्रोप बोलते हैं। और एल्केन के लास्ट में क्या आया है ANE, तो ये क्या हो जाएगा प्रोपेन। याद रखिएगा ये एल्केन के हमने सदस्य निकाला। इसी तरह आप अपने कॉपी पर चौथे सदस्य को और 5वें सदस्य को निकाल सकते हैं। तो आप सभी ने देखा एल्केन के सदस्य हमने निकाला और एल्केन का सूत्र सभी को पता है CnH2n+2। देखिए मैंने कहा कि एल्केन का, तो देखिए n की जो आप वैल्यू रखते हैं, n की वैल्यू जैसे आपने रख दिया 1, तो आप H2n मतलब उसका दोगुना करिए, H दोगुना करिए, तो 1 का दोगुना 2, 2 और 1 का गुणा करेंगे 2 1 कम 2 और उसमें 2 जोड़ दीजिए। तो यदि हमने कर दिया n की वैल्यू 1 रख दिया, यहाँ लिख दिया 2 × 1, क्योंकि n यहाँ 1 रखा तो यहाँ भी 1 रखना पड़ेगा +2, तो क्या आया था C1, 2 1 जा 2 + 2 क्या था C1H4 आया था। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप यदि डायरेक्ट करना चाहते हैं तो आप n की वैल्यू को हमेशा दोगुना कर दीजिए। तो 1 यदि रखे तो 1 का दोगुना 2 होता है और 2 में 2 जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा 4। उसी तरह यदि आपको दूसरा सदस्य निकालना है तो n की वैल्यू क्या रख दिया 2, अब 2 का दोगुना करिए तो 2 का दोगुना होता है 4 और 4 में 2 जोड़ दीजिए तो क्या होता है 6। आपको डायरेक्ट निकालना है n की वैल्यू क्या रखिए 3, 3 का दोगुना करिए तो 3 दूनी 6 और 6 में 2 जोड़ दीजिए तो क्या होगा 8। यदि आपको यहाँ पे लिखना है n की वैल्यू 4 रख दिया तो 4 का दोगुना करिए, 4 दूनी 8 + 2 कितना होगा 10, ठीक ना। 5 का दोगुना होता है 10 और 10 में 2 जोड़ दीजिए कितना होगा 12। 6 का दोगुना होता है 12 में 2 जोड़ दीजिए कितना होता है 14। ऐसा यदि आप निकालते हैं तो आपका एल्केन है वो। और नाम क्या होगा तो एक कार्बन को बोलते हैं मेथ, और चूंकि सिंगल थी ना ANE होता है एल्केन के लास्ट में, तो मेथेन। इसका नाम क्या होगा एथेन। इसका नाम क्या होगा प्रोपेन। इसका नाम क्या होगा तो ब्यूटेन। इसका नाम क्या होगा तो आपका पेंटेन। और इसका नीचे वाले का नाम क्या होगा तो आप क्या बोलेंगे, जो सबसे लास्ट में है C6 उसका नाम हो जाएगा हेक्सेन। अब आपको कोई बोलता है कि चलो CH4 का स्ट्रक्चर बनाओ, संरचना बनाओ, तो आप बना सकते हैं। ये बना दीजिएगा कार्बन, और आपको पता है कि एल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है, तो 1 2 3 4 ये आपके 4 बॉन्ड हो गए, सिंगल सिंगल करके 4 बॉन्ड, 1 2 3 और 1 4। अब हाइड्रोजन हमेशा कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड से जुड़ता है। CH4 में 4 हाइड्रोजन है, 1 2 3 4, ये स्ट्रक्चर है CH4 का। अब आपसे कोई बोलता है C2H6 का स्ट्रक्चर बनाओ,
तब आप 2 कार्बन लिख दीजिए और दोनों कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। क्यों सिंगल बॉन्ड लगा, क्योंकि ये एल्केन है, एल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है। अब कार्बन की वैलेंसी चूंकि 4 होती है तो एक ये लगा दिया, 2 3 और एक 4, एक यहाँ पर लगा दिया तो 2 3 और एक 4। ये वैलेंसी दोनों कार्बन के लिए गिनी जाएगी, 1 2 3 4, 1 2 3 4। बोलो हाइड्रोजन कितने हैं, 6, जहाँ लिख दीजिए 1 2 3 4 5 6। अब आप बोलेंगे C3H8 का स्ट्रक्चर बनाइए, कुछ नहीं करना है, बस अब आपको 3 कार्बन लिख देना है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड लगा देना है, चूंकि ये एल्केन है। अब क्या करेंगे अपन, 4 बॉन्डिंग कंप्लीट करनी है, 1 2 3 4, यहाँ पे भी 4 बॉन्डिंग कंप्लीट करनी है, 1 2 3 और एक 4, यहाँ पे भी 4 बॉन्डिंग कंप्लीट करनी है, 1 2 3 4। ये 4 बॉन्डिंग कार्बन की कंप्लीट हो चुकी। अब आपको पता है कि हाइड्रोजन कितने हैं, 8 है, तो आप 8 हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इस प्रकार से आप सारे स्ट्रक्चर को बना सकते हैं। लेकिन इसके अलावा अब इस स्ट्रक्चर को हम इतना बड़ा छोटा करके लिखना चाहते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। बताइए इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन हैं, इस कार्बन के साथ डायरेक्ट कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, 1 2 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं। तो आप इसको डायरेक्ट लिख दीजिए क्या, CH3। कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड लगा है, सिंगल बॉन्ड लिखा है, तो आप सिंगल बॉन्ड लगा दीजिए। इस कार्बन के साथ डायरेक्ट कितने हाइड्रोजन लिखे हैं, 1 2 और एक 3, तो लिख दीजिए CH3 CH3। आप इसी C2H6 को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं और इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अब आपको यदि लिखना है कि आप बोलेंगे C3H8 का स्ट्रक्चर हमने ये बना दिया प्रोपेन का, इसको भी इस तरह से लिख करके बताइए, तो बिल्कुल आप लिख सकते हैं। इस कार्बन के साथ डायरेक्ट कितने हाइड्रोजन हैं, इस कार्बन के साथ डायरेक्ट 3 हाइड्रोजन हैं, तो CH3। फिर कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, यहाँ लिख देंगे सिंगल बॉन्ड। इस कार्बन के साथ डायरेक्ट कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, अपन क्या लिखेंगे CH2 फिर बॉन्ड। इस कार्बन के साथ डायरेक्ट कितने हाइड्रोजन है, 3, तो अपन इसे क्या लिखेंगे CH3। आप चाहें तो इस बॉन्डिंग को शो भी नहीं कर सकते, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं CH3 CH3। आप इसको भी चाहें तो इस बॉन्ड को डायरेक्ट शो नहीं कर सकते, तो आप लिख सकते हैं CH3 CH2 CH3। ये है आपको रिप्रेजेंट करने का तरीका, और ये हमने रिप्रेजेंट किया है किसको, एल्केन को। बहुत बहुत धन्यवाद।